सैटरडे टेस्ट फुल कोर्स और ये है केमिस्ट्री का पोर्शन। जनाब क्वेश्चन है 82। तो कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया गया है कि जिसमें 2 मोल है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट बनता है वाटर। आपको इक्वेशन लिखना नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है। तो ये कहते हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट। तो आपने सिर्फ इसे देखना है जो गिवन है। ये कहता है ये 4 मोल है, ठीक है जी। तो इसको सिंपली डबल कर दिया गया है, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 4 मोल। तो बस आप सिंपल इसको देखें कि गिवन कौन है और रिक्वायर्ड क्या है, और डायरेक्ट जो है एक अप्रोच डेवलप करें। जो क्वेश्चन होंगे मेजॉरिटी नहीं ऑल ऑफ देम, उनमें क्वांटिटीज जो है वो हमेशा डबल की जाती हैं, हाफ की जाती हैं, 10 टाइम ज्यादा 10 टाइम कम, कभी कभार क्वार्टर कर दी जाती हैं। लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इस चैप्टर में 4 बेसिक फार्मूले हैं, वो मैं लिख रहा हूं जो शॉर्ट आपको पता होना चाहिए। तो वो एक फार्मूला तो ये है, 4 बेसिक फार्मूले हैं। एक तो ये है कि मास जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, और इसका मतलब कि मास जो है मोल जब 1 होगा तो मोलर मास के बराबर है। तो जनाब यहां पे होगा मोलर मास, मोल्स हो गए, और मोलर मास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। नेक्स्ट पर है कि पार्टिकल जो है वो प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के। तो अब अगर मोल 1 होगा तो पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, तो ये आएगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है एक और इक्वेशन भी है, और वो है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। और अगर मोल 1 होगा तो फिर ये वॉल्यूम जो है ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है, और मोलर वॉल्यूम 22.4 है। 3 ये इक्वेशंस हैं, और एक इक्वेशन ये है कि परसेंट यील्ड जो है तो वो बराबर है, ये थ्योरेटिकल यील्ड हुआ तो यहां पे एक्चुअल यील्ड है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये 4 इक्वेशंस हैं, और बाकी जो है मतलब कोई इक्वेशन नहीं है, यही 4 इक्वेशंस हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट एक अप्रोच डेवलप करें। कहता है 83 में कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO। और मोलर मासेस दिए गए हैं, मैग्नीशियम का है 24 AMU और ऑक्सीजन का है 16। और जो एज्यूम द रिएक्शन है, मतलब जो रिएक्शन है तो वो यह है, देखिएगा ये है हमारे पास 2 मोल है मैग्नीशियम के, और इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी। अच्छा, अब जो क्वांटिटीज दी गई हैं तो कहते हैं व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट। तो ये 2 मोल हैं, ऑलरेडी वो 2 मोल हैं, तो इसके 2 मोल ही बनते हैं। तो सिंपल आपने 2 मोल का मास मालूम करना है। मैग्नीशियम का मास होता है 24, मतलब मोलर मास जो है तो 24 ग्राम पर मोल है, और ऑक्सीजन का है 16। तो ये आ जाएगा 24 और 16, तो ये 40 बनता है। टोटल मास आपके पास आ जाता है 80 ग्राम। तो जनाब 80 ग्राम जो है ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इधर करेक्ट है। फिर 84 को देखिएगा, कहता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम एट STP ऑफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है। सो देखिए वॉल्यूम का पूछ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास सैंपल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप 1 मोल लेंगे तो दर हकीकत एक्चुअली तो यहां पे मास दिया गया है 1 मोल जो है, तो वो इसका बराबर होगा 44 ग्राम के, और वॉल्यूम इसका है 22.4 dm³ के। लेकिन अब इसने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है तो वो है 88 ग्राम। जरा ख्याल रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड है, तो इसको कभी वो 1 देगा, 0.1 देगा, इसको हाफ कर देगा, 44 को कभी 22 करेगा, कभी 4.4 कर देगा, कभी इसको डबल कर देगा 88 ग्राम, और कभी इसको 10 टाइम ज्यादा तो 440 ग्राम। तो आपने जो स्टैंडर्ड चीज है उस पर तवज्जो देनी है कि उसका जो MCQs में डाटा है उसके साथ इसका क्या रिलेशन बनता है। तो जनाब ये इसने क्या है कि यह है व्हाट इज द वॉल्यूम एट STP ऑफ 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने अब इसको सिंपल डबल कर दिया 88 ग्राम, तो ज़ाहिर ये वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, तो 44.8 यानी 22.4 का डबल होगा तो 44.8 dm³। तो ये ऑप्शन है, और 84 में ये बनता है A, 84 में A है। अच्छा, फिर 85 कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू कैनाल रेज कैरी। कैनाल रेज का चार्ज क्या होगा। देखिए कैनाल रेज फॉर एग्जांपल इफ यू यूज ऑक्सीजन एज ए मीडियम इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये जो है आयोनाइज होगा, तो आपके पास आ जाएंगे ये वाले मॉलिक्यूलर आयंस आ जाएंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो है दीज आर कैथोड रेज, ये कैथोड रेज हैं, और ये जो है ये दर हकीकत कैनाल रेज है। कैथोड रेज और कैनाल रेज। तो कैनाल रेज जो है
तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ऑप्शन जो है डी सही है। 85 में डी सही है। 86 में कहता है कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जनाब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी के, तो ये वाला आंसर सही है। बी ऑप्शन है, इट्स फ्रीक्वेंसी। 86 में बी। 87 कहते कि इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर एन एटम इज 4 व्हेन देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम विल बी, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो n है ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को जाहिर करता है। ये एनर्जी लेवल्स है। अच्छा, यही n जो है तो ये नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स को भी जाहिर करता है। सब शेल्स है। मिसाल के तौर पे अगर n2 है तो ये दूसरा शेल है और इसमें 2 सब शेल्स हैं, 2s और 2p। अगर n की वैल्यू 3 है तो फिर इसमें 3 सब शेल्स हैं, मतलब तीसरा शेल है तो इसमें 3 सब शेल्स हैं, 3s 3p और 3d। और इसी तरह अगर n की वैल्यू जो है वो 4 है तो फिर ये चौथा शेल है और इसमें 4 जो हैं वो सब शेल्स हैं, 4s 4p 4d और 4f, इस तरह। अच्छा, अगर आप इस n का स्क्वायर लेंगे, n स्क्वायर, तो याद रखें कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल मिसाल के तौर पे अगर पहला शेल है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो उसमें एक ही ऑर्बिटल है। दूसरा शेल है तो 2 2s are 4, तो फिर उसमें 4 ऑर्बिटल हैं, मतलब एक 2s है, एक है 2px 2py 2pz, तो ये 4 हो गए। और अगर तीसरा शेल है तो 3 3s are 9, तो तीसरे शेल में फिर 9 ऑर्बिटल्स हैं। एक 3s का हो गया, 3 जो है वो फिर 3p जो है उसके हैं, यानी 3px 3py 3pz, और फिर बाकी जो है तो वो फिर d के होंगे 5, तो ये टोटल के 9 बन जाते हैं। अच्छा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो ये फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन जनाब ये nth लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, ना कि एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, आपने जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है जैसे कि यहां पे कहा गया है, तो याद रखें कि हर ये इलेक्ट्रॉन है और ये 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर आप लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे और इसी तरह 3 का आप स्क्वायर लेंगे और फिर इसी तरह आप 4 का स्क्वायर लेंगे। और अगर आप अलग अलग करना चाहें तो ठीक है, 2 1 स्क्वायर, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर 2 2 स्क्वायर है तो इसमें फिर हो गए 2 2s are 4 और 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर तीसरा शेल है तो 3 3s are 9 2s are 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये चौथा शेल है तो इसका स्क्वायर आप ले लेंगे, 4 4s are 16 और 16 2s are 32। तो ये टोटल के इलेक्ट्रॉन हैं 32 और 18, तो ये हो गए 40 50 और 10, ये तो ये टोटल के 60 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब ये सारे चारों शेल में कंबाइन जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये 60 आते हैं। 87 में सेकंड ऑप्शन सही है। अच्छा, 88 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बात ठीक है। पहले कहता है कि दे आर कंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस इन लाइन। फिर कहता है कि दे रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल। बिल्कुल ये सही है कि जो स्पेक्ट्रा आता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से है। मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ शेल्स आप कंसिडर कर लें, और ये लाइक ये न्यूक्लियस है, तो जब इधर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल में है, और जैसे ही वो हाई एनर्जी लेवल से फिर इधर आते हैं तो ये फोटॉन खारिज होगा। ठीक है जी, और अगर उधर से इधर आएगा तो भी फोटॉन खारिज होगा, सिर्फ ये है कि ज़रा मोर एनर्जेटिक होगा। तो ये आपके पास जब इस रेडिएशन को आप प्रिज्म से पास करते हैं और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे ये डालते हैं तो आपके पास स्पेक्ट्रम आता है, मतलब एक सीक्वेंस आती है इन फोटॉन्स की। तो दे रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल। 88 में सेकंड ऑप्शन सही है। 89, according to kinetic molecular theory, which of the following correctly explains the increase in pressure of a gas with increasing temperature at constant volume? यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या है, कहता है कि which of the following correctly explains the increase in pressure, कि ये प्रेशर क्यों बढ़ता है। तो जनाब ये है, पहले कहता है कि गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। नहीं, प्रेशर इस वजह से नहीं है कि कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे, हाई टेम्परेचर पे जितनी जगह ज्यादा ऑक्यूपाई होगी तो ज़ाहिर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फिर कहते हैं मॉलिक्यूल कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली एंड विद ग्रेटर फोर्स। यस, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और मॉलिक्यूल जो होंगे तो वो एक तो ये है कि ज्यादा फोर्स से टकराते हैं। ठीक है जी, फोर्स से, चूंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो ज्यादा फोर्स से टकराएंगे तो उस वजह से प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एक और भी फैक्टर है कि अब जो इनकी वेलोसिटी बढ़ गई है
बढ़ गई है, तो पहले वो फासला जितने टाइम में वो कवर करते थे अब उसके मुकाबले में कम टाइम में कवर, तो फ्रिक्वेंट यानी ज्यादा भी हो गई है और विद ग्रेटर फोर्स भी है, तो दोनों की वजह से प्रेशर बढ़ गया। तो 89 में सेकंड ऑप्शन ठीक है, 89 सेकंड। अच्छा जी, फिर 90 है, कहते कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस व्हेन, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा जब आप क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर लें। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन है 90 में, टेम्परेचर को इंक्रीज कर लें। 91 में कहते कि द आइडियल गैस कांस्टेंट आर एन एस आई यूनिट इज, अगर आप सिलेबस को देखें जो एमडीकेट का सिलेबस है तो उसमें बाकायदा इस यूनिट की बात की गई है, तो आर की जितनी भी यूनिट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो आप जरूर याद रखें और कोशिश करें कि वैल्यूज की जरूरत इतनी नहीं होती जितना यूनिट है, कि यूनिट से आपको पता चलता है कि कौन सी वैल्यू ठीक है। तो ये पहली वाली सही है कि जहां पे ये लिखा गया है कि जाउल पर मोल पर केल्विन, और अगर आप भूल जाएं तो सिंपल ये है कि आर बराबर होता है, ये देखें ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी टेक्निक आपकी ये है कि इस इक्वेशन से अगर आप आर को देखें तो ये बराबर होगा पी वी, आर को छोड़ दे तो पी वी और एन टी है, एन टी। तो इससे आपको अंदाजा होता है प्रेशर जो है तो वो ऊपर है, तो प्रेशर का यूनिट इधर आना चाहिए एटमॉस्फेयर, और फिर वॉल्यूम है तो इधर वॉल्यूम आप लेते हैं डीएम क्यूब में या लीटर में, आपकी मर्जी है, और फिर इसके बाद दिखे नीचे मोल है तो ये होगा पर मोल और फिर पर केल्विन होगा। ठीक है जी, इसे जरूर केल्विन में होना चाहिए, बाकी जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट कि जहां पे लिखा गया है जाउल पर मोल पर केल्विन। 92 कहते कि विच गैस वुड शो द ग्रेटेस्ट डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर। तो याद रखें कि जो डिविएशन होती है दो बुनियादी फैक्टर्स हैं कि उनकी बुनियाद पे आपने डिविएशन पे नजर रखनी है। दो बुनियादी फैक्टर हैं, मॉलिक्यूलर साइज और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखिएगा कि जो आइडियल बिहेवियर है वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक गैस का आइडियल बिहेवियर इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर साइज, ये है मॉलिक्यूलर साइज, और जो कि सिंपल नंबर ऑफ एटम्स है, या फिर अगर एक जैसे हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोरीन लेते हैं F2 और फिर आप ले लेते हैं क्लोरीन जो Cl2 है जिसमें एटमों की तादाद बराबर है, तो फिर आपने नंबर ऑफ शेल्स को देखना होता है। तो मॉलिक्यूलर साइज और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ आइडियल बिहेवियर का इनवर्स रिलेशन है। जितना मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उसका आइडियल बिहेवियर कम होगा, और जितना मॉलिक्यूल साइज ज्यादा होगा तो उसका आइडियल बिहेवियर कम होता है। लाइक यहां पे आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि विच गैस वुड शो द ग्रेटेस्ट डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो यहां पे पहला हीलियम है, फिर हाइड्रोजन है, फिर मीथेन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे हैवी है, उसका मोलर मास सबसे ज्यादा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कुलिया है, ये आपने इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो आपने ये डेवलप करनी है, और याद करने की कोशिश ना करें, इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो डेवलप करें और उसकी बुनियाद पे बात करें आगे। अच्छा, तो 92 में डी है। 93 कहता है कि व्हाट हैपेंस टू अ लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मिसाल के तौर पे आप लेते हैं ये सी लेवल है और फिर ये पहाड़ी इलाके है ऊपर, तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो याद रखें लिक्विड तब बॉयल करता है जब इसका अपना वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। सो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो लिक्विड जल्दी बॉयल कर जाएगा, लो टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो जनाब ये है डिक्रीजेस, 93 में बी ऑप्शन है, और 93 में बी ऑप्शन। 94 कहते हैं कि व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये तो है कि आइस में जो ऑक्सीजन है, मतलब पानी जो है, तो उसका ऑक्सीजन ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लाइक ये इस तरह है, और ये दो ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इधर है और ये बैक साइड पे ये ऑर्बिटल है। तो याद रखें कि लॉन पेयर इसमें मौजूद हैं, और हाइड्रोजन इधर आपने बॉन्डेड कर दिए हैं, हाइड्रोजन ये वाले, तो इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इस डायरेक्शन में बन जाएगा, और इस डायरेक्शन में ये जो गैप आता है, ये जो आप गैप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से एक्चुअली डेंसिटी कम हो जाती है। ये देखें मास है बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ गया, एक एम्प्टी स्पेस आ गया। सो लिहाजा आइस जो है वो पानी मोर डेंस है, आइस लेस डेंस है, तो आइस उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। 94 में ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।
95। चलिए 95 कहते कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास। देखिए एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं तो उनमें कंपैक्शन एक जैसी नहीं होती। सो अगर आप ये लेट से ये टेम्परेचर है और आप इसे हीट दे रहे हैं, ये हीट एनर्जी है, तो एमॉर्फस सॉलिड में ये है कि कंपैक्शन एक जैसी नहीं होती। लेट से कि यहाँ पे मतलब कुछ कोई खास ऑर्गेनाइज पैटर्न तो है नहीं, तो यहाँ पे कंपैक्शन जरा कम है। लेट से कि यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड में कंपैक्शन ज्यादा है, तो फिर ये होगा कि इस जगह का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और इसका हाई होगा। तो जैसे ही इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है, ये देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है और अब मेल्टिंग शुरू हो गई, तो ये वाली पहले मेल्टिंग हो जाती है, फिर ये वाली बाद में होगी और कंप्लीट होके फिर इस तरह आती है। तो जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं तो यहां से लेके यहां तक ये इसका रेंज है, और इसका फिर हम एवरेज लेते हैं, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट और मैक्सिमम, और इसको फिर उसका एवरेज 2 पे डिवाइड करके तो हमारे पास आ जाता है कि ये इसका एवरेज मेल्टिंग पॉइंट है। सो दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। 95 में सेकंड ऑप्शन है, 95 और सेकंड ऑप्शन। 96 कहते कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्लासिफाइड एज। ये आपके सॉलिड के चैप्टर में सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल लैटिस है वो पूरा दिया गया है, और सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक इस तरह है कि ये क्रिस्टल है मिसाल के तौर पे ये, और इसमें ये जो क्रिस्टल है तो याद रखें कि यहाँ पे अगर आप पार्टिकल लगा लेते हैं लाइक क्लोरीन 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 ये कॉर्नर्स पे, और फिर इसके दरमियान में आपने लगा देने हैं सोडियम, और इस तरह करते करते तो मतलब जो पॉइंट यानी अब ये सोडियम और सोडियम वगैरह ये सामने है, आमने सामने, तो यहाँ पे आपने फिर से वही क्लोराइड लगा देना है। तो इसको हम कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। जो कॉर्नर पे है वही सेंटर में भी आ गया, यानी एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, तो ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फिर कहते हैं 97 में कि फॉर कैल्शियम कार्बोनेट और कन्वर्जन हो गई है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन ऑक्साइड में, डिकम्पोजिशन है ये। तो कहता है कि क्या करें, कहते कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर CaO, यानी ये है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है और आप इसे डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये भी बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें कि सॉलिड्स जो हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन मुस्तकिल रहती है। तो फिर इसने ये लिखा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर CaO, तो इसको डालने से या इसको डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, बिकॉज ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। अगर ये आधा हो जाता है तो वॉल्यूम भी आधा हो जाता है, तो मोल्स और जो वॉल्यूम की रेशो है वो इधर भी वही है, और अगर ये कम कर ले हाफ कर ले तो भी ये रहती है यही। तो सी ऑप्शन है 97 में, सी ऑप्शन। इक्विलिब्रियम सिर्फ अफेक्ट होता है गैसेस से, बिकॉज गैसेस की कंसंट्रेशन आप कम कर सकते हैं, आप ज्यादा कर सकते हैं, और आइंस से 98 आप 98 को पढ़ लें। अच्छा 98 कहते कि विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द यील्ड ऑफ एमोनिया एंड हेबर प्रोसेस। इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक क्वेश्चन है। नाइट्रोजन गैस है और इस तरह हाइड्रोजन भी गैस है, तो स्टेट्स ज़रूरी होते हैं लेकिन मैंने नहीं लिखे। ये है एमोनिया, ये भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है और ये भी। अच्छा ये हेबर प्रोसेस है कि जिसमें पर आयरन जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये कहता है कि विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द यील्ड ऑफ एमोनिया। तो सेकंड ऑप्शन है कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन इसका ख्याल रखें ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हीट जो है वो खारिज होती है, लेकिन इसको हम जनरली रखते हैं 350 या 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे आप टेम्परेचर को लो नहीं कर सकते, आप हीट को कम करते जाए, आप मतलब जो भी तरीका इस्तेमाल करते हैं इस हीट को बाहर ले जाने के लिए, लेकिन आप इसे 400 या 350 से कम ना करें, फिर इन मॉलिक्यूल को इनफ एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स हैं और इतनी एनर्जी लेके और फिर प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होते हैं। सो ये जो टेम्परेचर होता है ये इस पे एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली अवेलेबल होती है, ये जो टेम्परेचर है,
और जितने मॉलिक्यूल स्टेबल होंगे तो ये वाला टेम्परेचर जिस पे ये रिएक्शन होगा ये बहुत ज्यादा होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 98 में, सेकंड ऑप्शन है 99। कहते हैं कि फॉर अ रिएक्शन टू अकर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी, और काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है काइनेटिक्स चैप्टर का, पोजेस अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी एंड हैव अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। अच्छा, फॉर अ रिएक्शन टू अकर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी। ये देखें कि एक तो ये है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो है तो एक तो उनकी एक खास एनर्जी है वो होनी चाहिए, प्रॉपर एक्टिवेटेड, मतलब तीन बातें हैं कि ये कोलिजन करें और फिर इनफ एक्टिवेशन एनर्जी हो, और तीसरी बात कि प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। तो अगर प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ये हाइड्रोक्सल आयंस हैं, और अगर आप इसको ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, मैं मिथाइल ब्रोमाइड ले लूँ, तो ये आपने ले लिया, तो याद रखें कि ये जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, तो अगर ये एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। बट व्हाट इफ कोलिजन यहां से हो जाए, हाइड्रोक्सल आयन आ जाए इसको, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो फिर ये वाली जो कोलिजन है ये फ्रूटफुल नहीं होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से। तो ए ऑप्शन है 99 में, ए ऑप्शन है। और फिर 100 है, 100 में कहता है कि व्हाई इज द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट कांस्टेंट ओवर टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट क्यों नहीं होता? रीजन यह है कि इब्तिदाई जो केस है, मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं, ये कंटेनर है, लेट्स से सील्ड कंटेनर है, और दो रिएक्टेंट मौजूद हैं, ये भी है और इस तरह कोई और रिएक्टेंट भी है, मिसाल के तौर पे इसके साथ ये भी मौजूद है, ये वाले। अच्छा, तो जब इब्तिदाई स्टेज है, बिल्कुल इब्तिदाई, लेट्स से ये 1 लीटर कंटेनर है, तो मोल पर लीटर ज्यादा है तो कोलिजन जो है वो ज्यादा हो रही है, और जैसे ही कोलिजन होगी तो ये कंज्यूम हो जाएंगे, और अब आप देख रहे हैं कि कोलिजन कम से कम होती जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। सो आपके पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह होगा, लाइक ये देखें कि इब्तिदाई रेट बहुत ज्यादा है और डिक्रीज होगा, और फिर ग्रेजुअली ये डिक्रीज भी डिक्रीज होती जाती है इस तरह। तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो इस तरह आता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस ओवर टाइम, 100 में सेकंड ऑप्शन सही है, और 100, अच्छा ये है 100 और फिर 101 है। तो 101 में ये कहता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इन इथाइलिन। इथाइलिन है तो ये है कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, और यहां पर हाइड्रोजन मौजूद है, ये भी और यहां पर भी है, ठीक है जी। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड इसने कितने बनाए, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक ये और एक ये, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन जो होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो 101 में ए ऑप्शन करेक्ट है, 101 में ए ऑप्शन सही है। 102 में कहता है कि द आइडियल बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल विद टेट्राहेड्रल शेप इज। तो टेट्राहेड्रल शेप जब होगा तो बॉन्ड एंगल जो आता है तो वो 109.5 आता है, 109.5, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन है। और 103 में सी ऑप्शन, अच्छा 102 में सी ऑप्शन है, 102 में, अच्छा तो मैं इसे चेक करता जाऊंगा। 102 में ये है सी ऑप्शन, 102 में सी ऑप्शन। और 103 में 103 में आगे जाइएगा, कहता है कि हेस लॉ इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ विच प्रिंसिपल। तो हेस लॉ जो है कांस्टेंट हीट समेशन, उसने कहा था कि एक रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली हो, यानी इस तरह हो जाए ए कन्वर्ट हो जाए डी में, या फिर इस तरह हो कि ए कन्वर्ट हो जाए बी में और बी कन्वर्ट होता है सी में, सी कन्वर्ट होता है डी में। तो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो उसने कहा था ये जो हीट है, आप इसे क्यू से ज़ाहिर करें या जो भी है, तो ये इन हीट्स के सम के बराबर होगी। यानी हैसला ये है कि इस केमिकल स्टेट से उस केमिकल स्टेट तक पहुंचेंगे तो जो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी वो वहीं रहेगी, कांस्टेंट होगी। लाइक ये क्यू जो होगा, ये वाला जो क्यू है ये वाला, तो ये इनके सम के बराबर है, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, ये इसके बराबर है। तो ये है 103 में ए ऑप्शन है, 103 में ए ऑप्शन। 104 में कहता है कि व्हाट डज स्पेसिफिक हीट मेजर। याद रखें स्पेसिफिक, मखसूस, इसका मतलब है कि 1 मोल या 1 ग्राम, जनरली हम केमिस्ट्री में 1 मोल लेते हैं, तो स्पेसिफिक हीट क्या मेजर करता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ यूनिट मास
टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, यानी यूनिट मास आपने लिया, लेट्स से कि 1 ग्राम है, तो जब आप इसको हीट देंगे और इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, डेल्टा टी जो है वो आ जाए 1 केल्विन या आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, तो ये जो आपने हीट दे दी है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। और अगर आप इधर 1 मोल लेते हैं तो फिर इसको मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। इस वक्त ये ग्राम के लिए स्पेसिफिक है, तो 104 में ए ऑप्शन करेक्ट है। 105 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, तो मेटल को 1 मोलर आयंस मतलब जो उसका सोल्यूशन है तो उसमें रखते हैं, दे आर मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और जो स्टैंडर्ड कंडीशन है बाकी तो याद रखिए कि वो हमेशा आरटीपीएम लेते हैं। गैसेस के लिए स्टैंडर्ड जो है तो वो एसटीपी है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम प्रेशर, लेकिन बाकी जो है तो वो आरटीपी होगा, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटीएम प्रेशर। तो बाकी जितनी एंथैल्पीज हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह है तो वो आरटीपी पे मेजर किया जाता है। हाँ, तो 105 जनाब, तो दे आर मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। 105 में ए ऑप्शन सही है, 105 में ए। 106 में कहता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O2। तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो वो -1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का तरीका एक तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से आप कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में इस तरह होगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, मिसाल के तौर पे ये है HO फिर O और H। तो बस आपने सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट क्या है। लाइक ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इस बांड में ऑक्सीजन का एक इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये -1 है, ये +1 है। और ये ऑक्सीजन फिर उसके लिहाज से 0 स्टेट आएगा और दोनों को जमा करेंगे तो ये -1 स्टेट आता है। इस तरह इसका भी -1 है और ये +1 है। अच्छा जी, तो ये आएगा -1 या फिर वो फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये देखिए कि ये है H2O2, तो हाइड्रोजन 2 हैं, हर एक का +1 स्टेट है, ऑक्सीजन 2 हैं और हर एक का X स्टेट है। ये कंपाउंड है तो ओवरऑल 0 के बराबर होगा, तो 2 + 2x = 0। और फिर आप कर लेते हैं 2x जो होगा वो बराबर होगा -2 के और x बराबर है -1 के। तो ये एक तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर करने के लिए। 107 कहते हैं विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। याद रखें कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो 107 में बी ऑप्शन है और 106 में भी बी ऑप्शन ही करेक्ट है, -1। अच्छा, 108 कहते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। यानी इन एलिमेंट्स की बात हो रही है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेन है और लेड है, तो इनके कंपाउंड्स की बात हो रही है। याद रखें कि इनके कंपाउंड ये जो ऑक्साइड्स हैं तो वो एसिडिक हैं और बाकी ये जो हैं तो इनके जो आएंगे वो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं इसके। अच्छा, और ये लिखा गया है, आप ऑप्शन 4 को अगर आप चेक कर लेंगे तो कहता है कि मोनो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन आर एसिडिक व्हाइल दोज ऑफ टेन, जर्मेनियम एंड लेड आर एम्फोटेरिक। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये 2 किस्म के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक ये वाले ऑक्साइड्स हैं लाइक मोनो ऑक्साइड और एक इनके होते हैं डाइऑक्साइड, और ये सबके हैं, सिलिकॉन का भी मोनो भी है और सिलिकॉन का डाइऑक्साइड भी है, और इसी तरह जर्मेनियम का भी मोनो ऑक्साइड है, जर्मेनियम का डाइऑक्साइड भी है। तो डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जो हैं तो ऊपर के 2 एलिमेंट्स के जो हैं तो वो एसिडिक आते हैं, बाकी जो हैं तो वो एम्फोटेरिक हैं। तो डी ऑप्शन है 108 में, डी ऑप्शन। 109 कहते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन configuration for the transition metal silver। अच्छा, ये कहता है कि which of the following is the electronic configuration, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन्स से हैं तो उनकी कन्फिगुरेशन कौन सी है, ये किस एलिमेंट की ये कन्फिगुरेशन है, सिल्वर की बात हो रही है। तो जनाब अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप यहाँ से स्टार्ट लें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, फिर निकल, कापर और जिंक है, तो कापर के साथ यहां पर ये मौजूद है, सिल्वर यहां पर मौजूद है, ठीक है जी, और इसके बाद फिर कैडमियम है, ठीक है।
तो ये उसकी बात हो रही है। और इन एलिमेंट्स की कन्फिगुरेशन जो है, यानी सिल्वर की जो है, सिल्वर की, कॉपर की, गोल्ड की, तो ये है S1। तो यहां पर ये जो लिखा गया है कि 4D10 और 5S1, तो ये पांचवें पीरियड का है, ये चौथे पीरियड का है, ये चौथा पीरियड है। तो इन सब में यानी कॉपर की कन्फिगुरेशन में फिर आएगा 4S1 आएगा और 3D10 होगा, लेकिन इसमें फिर आ जाएगा 5, ये जो नेक्स्ट पीरियड है तो इसमें आएगा 5S1 और 4D10, यानी ये 4 है, ये पांचवा पीरियड है, 5th पीरियड है, तो फिर ये आएगा 5S1 और 4D10 होगा, और फिर इसके नीचे जो होंगे तो वो फिर होगा 6S1 और 5D10। अच्छा, तो ए ऑप्शन है 109 में, ए ऑप्शन। 110 में कहता क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर दिया गया है 26 है, ये एलिमेंट है। तो जनाब यहां से ख्याल रखिएगा, D1 है, D2 है, D3 है, ये भी D5 है, D5 है, और ये D6 कन्फिगुरेशन होती है। तो फिर D6 है आयरन की ये कन्फिगुरेशन, 4S2 और 3D6, यानी अगर आयरन है और 26 आप इसका प्रोटॉन नंबर है, आप अगर लें तो ये होगा 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6 और 3p6, और फिर है 4S2 और 3D10, ये कन्फिगुरेशन है। यानी टोटल आप यहां तक याद रखें, लेकिन आयरन 26 है तो ये आ जाएगा 4S2 और 3D6। तो ये है 110 में ए ऑप्शन है, 110 में ए ऑप्शन। 111 कहते हैं विच एलिमेंट बिसाइड्स कार्बन इज प्रेजेंट इन पायरोल। पायरोल में नाइट्रोजन मौजूद है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर है पायरोल का, ये साइक्लोपेंटेन यानी पेंटागन और होगा, और यहां पे दो फिर बॉन्ड्स हैं, यानी एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 111 में, ये है ए ऑप्शन, 111 में ए। 112 में कहता है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन कीटोन। कीटोन्स में ये फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल, ये वाला। तो यहां पर लिखा गया है सेकंड ऑप्शन है ये, और पहला वाला जो है तो CHO, ये एल्डिहाइड का है। सेकंड कीटोन, पहला जो है तो वो एल्डिहाइड्स का है, सेकंड जो है वो कीटोन्स का है, थर्ड OH जो है तो ये अल्कोहल्स का है, और फोर्थ जो COOH है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। तो 112 में बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 113 कहते हैं कि होमोलिटिक फिजन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द UV लाइट अकर इन विच स्टेप। देखिए मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो ये इनिशिएशन है, ये मॉलिक्यूल है, और जब ये टूटेगा इस तरह, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, ये इनिशिएशन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ गया है। अच्छा, तो इनिशिएशन। 114 कहते हैं विच हाइड्रोकार्बन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो हाइड्रोकार्बन ये जो सीक्वेंस है तो इसको आप जरा याद रखेंगे कि अगर आप इनको कंपेयर करें, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूं, लेट्स से अल्केन्स हैं, मैं ले लेता हूं ईथेन, और फिर ईथीन है, चले ईथाइन, ये मैं लिख रहा हूं, सीक्वेंस आपको समझा रहा हूं। तो ये है ईथेन, ईथीन, ईथाइन और बेंजीन। तो अब जरा इस तरह ये तरतीब आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज बुक में ऐसे ही मौजूद है, ईथेन, ईथेन और ईथीन और फिर ईथाइन। अब सिर्फ आपने ये करना है कि बेंजीन जो है वो इधर आप ले आए। तो इस वक्त हमारे पास ये जो है तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है तो वो ईथेन है, इससे मोर रिएक्टिव बेंजीन है, तो ये आ जाएगा, ये लीस्ट रिएक्टिव है, बेंजीन मोर रिएक्टिव है, और फिर ईथाइन है कि ईथाइन जो है वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, और ईथाइन से ज्यादा रिएक्टिव ईथीन है। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है, यानी लीस्ट रिएक्टिव ईथेन है और मोस्ट रिएक्टिव जो है तो वो ईथीन है, और बेंजीन इज मोर रिएक्टिव। तो ये एक सीक्वेंस है, आप इसे याद रखें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 113 में ये हमने कर दिया है, इनिशिएशन ए ऑप्शन है, और फिर 114 में सी ऑप्शन है। तो ये ए ऑप्शन है और 114 में सी। 15 को देख लें, कहते हैं कि सोडियम अल्काइनाइड जो है दे आर ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम एमाइड रिएक्ट्स विद। सोडियम एमाइड जब 1 अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है, एक्चुअली 1 अल्काइन में जो हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक होता है और वो जाएगा एज ए प्रोटॉन,
और एमाइड के साथ वो एमोनिया बना लेता है। यानी इस तरह की बात हो रही है कि अगर आप लेते हैं, लेट से आप इथाइन ले लेते हैं, इथाइन आप ले लें, ये है ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और अगर आप इसे ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन जाता है, तो आपके पास अल्काइनाइड बनते हैं। जनरल आप बात कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह अल्काइन ले लें, लाइक ये देखें आर सी ट्रिपल बॉन्ड विद सी, ये वन अल्काइन कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो अल्काइनाइड आ जाते हैं। यानी जो प्रोडक्ट आएगा इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाता है, तो ये होगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम इधर होगा, तो ये सोडियम अल्काइनाइड है। और अगर एसिटाइलिन है तो एसिटाइलाइड कहलाता है। तो 115 में सोडियम अल्काइनाइड्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम एमाइड रिएक्ट्स विद वन अल्काइन। 115 में डी ऑप्शन है। 116 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनंशियोमर्स इज करेक्ट। एनंशियोमर जो होते हैं तो वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। लाइक फॉर एग्जांपल आप लेते हैं, ये है, लेट से ये COOH ग्रुप है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है CH3, और अब ये जो दो बॉन्ड्स हैं, मतलब ये इस तरह का बॉन्ड है, आउट ऑफ द बोर्ड बॉन्ड है, ये वाला आप ले लेते हैं लेट से OH, और ये इनटू द बोर्ड बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल आपने इधर हम ले रहे हैं, यहाँ पे आप हाइड्रोजन, मतलब कोई डिफरेंट ग्रुप आप ले सकते हैं। तो ये जो एनंशियोमर्स होते हैं तो ये एक्चुअली मिरर इमेजेस हैं, यानी इनके ये वाले ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये टॉप बॉटम के आप कंसिडर करें, जैसे आपका और आपके इमेज का क्या फ़र्क है, तो वो लेफ्ट राइट का होता है, तो टॉप बॉटम सेम रहते हैं। फ़र्क इधर है कि अब यहाँ पे जो आउट ऑफ द बोर्ड बॉन्ड है तो वो हाइड्रोजन का है, और एन टू द बोर्ड बॉन्ड जो है तो वो OH ग्रुप का होता है। तो ये इनमें फ़र्क होता है कि मतलब लेफ्ट राइट का इनमें फ़र्क होता है, तो ये एनंशियोमर्स कहलाते हैं। और क्या करते हैं ये, दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक जो होता है, लेट से इस मतलब डायग्राम से नहीं पता चलता कि कौन डेक्स्ट्रो है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो रोटेटरी होगा, और अगर ये लिवो रोटेटरी है तो वो फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। 116 में सेकंड ऑप्शन है। 117 कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, ठीक है जी, ये है, लेट से ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे, ठीक है जी, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो इसको स्टेबलाइज करते हैं। वाई कि इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इसकी रीजन क्या है, रीजन यह है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन इज अ बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो इस कार्बन पे थोड़ा सा स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, तो ये आगे इसका डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो ये कैटायन को स्टेबलाइज कर लेता है। तो 117 में बी ऑप्शन है, 117 में बी ऑप्शन पहले से मौजूद है। अच्छा 118 कहते हैं कि विच ऑफ दीज कंपाउंड्स अंडरगो द फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। जरा ख्याल रखें, बात हो रही है SN1 की, तो जनाब SN1 यूनिमॉलिक्यूलर, तो उसके लिए फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा। यानी ये एक सीक्वेंस है कि हमारे पास ये सीक्वेंस है, एक ये है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और फिर ये है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये फिर है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो इस केस में ये जरा जल्दी जाएगा, कैटायन स्टेबल है, इसको प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, और इसे तो ज़ाहिर बड़ा मसला है कि ये नहीं जा सकता कि एक ही डोनेटिंग ग्रुप है और जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो वो स्टेबल नहीं होता इस तरह, और टर्शियरी कार्बोकेटायन बड़ा स्टेबल है, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यानी ये वाला है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 कार्बन CH3 और CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये करेगा SN1 ज़्यादा बेहतर। और आगे बाकी ऑप्शन जो है तो मिथाइल क्लोराइड तो नहीं, वो SN2 करता है, और फिर इथाइल क्लोराइड तो वो भी SN2 करेगा, और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सो दैट डिपेंड्स कि सॉल्वेंट क्या है, पोलर है, प्रोटिक है, नॉन पोलर है, मतलब और ए प्रोटेक है वगैरह। 119 में कहते हैं कि विच रिएजेंट इज यूज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल जब आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम कहते हैं PCC, वो इस्तेमाल होगा। और बाकी जो है जनाब, आप एल्डिहाइड बना रहे हैं,
लेकिन अगर आपने KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल किया तो आगे कन्वर्जन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 119 में बी ऑप्शन करेक्ट है, 119 में बी ऑप्शन सही है। अच्छा 120 है तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट यानी इसकी बात हो रही है, आप लोग इसे ये एक्चुअली सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व एंड एक्वस एमोनिया, और अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं तो ठीक है। तो ये एल्डिहाइड जो होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन करता है, ये टॉलेंस रिएजेंट है और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। फॉर्मल्डिहाइड कीटोन के साथ नहीं करता, एसीटोन, तो ये आंसर ठीक नहीं है और बी ऑप्शन करेक्ट है 120। तो ये है फॉर्मल्डिहाइड, 120 में बी ऑप्शन सही है। 121 कहते कि व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड। बेंजल्डिहाइड जब आप रिडक्शन करते हैं तो देखिए ये उस तरह होता है कि अगर अल्कोहल है, अल्कोहल प्राइमरी की बात हो रही है, प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्डिहाइड है तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कहता है कि व्हाट इज द फॉर्म, और ये अपॉन ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये जो है तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन के लिए आपने याद रखना है। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाते हैं तो फिर ये रिडक्शन का फार्मूला आपका होगा। यानी इस वक्त इसने क्या लिखा है, ये कहता है कि बेंजल्डिहाइड है, तो सारे अगर बेंजल्डिहाइड है यानी ये चीज है यूं, यहाँ पे CHO ग्रुप है तो यानी इस तरह है कि C डबल बॉन्ड O फिर H, तो जब ये हाइड्रोजन आएगा तो वो इधर ऐड होगा और ये चला जाता है एज H2O। तो जनाब ये आता है हमारे पास, ये आएगा CH2 और फिर OH होगा इसके साथ, मतलब ये होगा इसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ये सारी जाएगा नहीं, एडिशन हो जाएगी। तो ये है, ये जो ग्रुप है ये बेंजाइल ग्रुप कहलाता है, तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। 122 में कहते हैं कि विच रिएक्शन फॉर्म एन एस्टर फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला सिंपल है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये मिलते हैं, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर्स बनते हैं, इस तरह का रिएक्शन होगा। लाइक ये देखें, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और C डबल बॉन्ड O और फिर OH, और प्लस इसके साथ कोई सा अल्कोहल आप लगा लेंगे और फिर ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, इसका H, ये जाएंगे एज H2O और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड और फिर OCH3, यानी ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये आप लगा लेते हैं और अलॉन्ग विद H2O। याद रखिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और एसिड कैटालाइज्ड होता है अक्सर। तो ये है मिथाइल एसीटेट जो है एस्टर बन गया है। एस्टरिफिकेशन 122 में ये है सेकंड ऑप्शन, 122 सेकंड ऑप्शन। 123 कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड, तो एथेनॉल है। एथेनॉल की जो है ऑक्सीडेशन होगी तो पहले ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में और फिर एथेनोइक एसिड में, यानी इस तरह का रिएक्शन होगा। CH3 CH2 ये है OH, पहले ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH में और फिर वो ऑक्सीडाइज होगा तो ये कन्वर्ट होगा CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH, इस तरह। तो ये है 123 में A ऑप्शन है। और 124 थर्ड लास्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट आर प्रोटीन प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। प्रोटीन जो होते हैं तो वो अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल होते हैं। अमीनो एसिड ये है, यानी ये सिंपल एक कार्बन है और इसमें एक अमीन ग्रुप है, एक इसमें एसिड ग्रुप है और बाकी फिर इधर हाइड्रोजन वगैरह अल्काइल है, तो अमीनो एसिड्स ये कहलाते हैं। अच्छा, तो 124 में सी ऑप्शन है। और 125 सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन एडहेसिव्स आर। जनाब ओरिजिन की बात हो रही है, तो ये जो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, अगर आप वो टॉपिक पढ़ चुके हैं, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, वन पार्ट और मल्टी पार्ट और वगैरह वगैरह, तो ए ऑप्शन सही है, ओरिजिन की बात हो रही है। सो एडहेसिव्स आर ईदर नेचुरल और सिंथेटिक, या हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, या कुछ एडहेसिव्स नेचुरली भी मौजूद है, गम्स वगैरह होते हैं, रेजिन्स वगैरह होते हैं,
125 में ए ऑप्शन है और 126 में ये कहते हैं कि हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप C-OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन एडिपिक एसिड। तो ये वहां से है। अगर आपको नायलॉन याद है तो उसमें ये था कि हेक्सामीथाइलीन है ये ग्रुप और ये ग्रुप डाई अमीन है। हेक्सामीथाइलीन 6 मीथाइलीन है डायमीन, और इसके साथ एडिपिक एसिड है। तो एडिपिक एसिड में एक फंक्शनल ग्रुप ये है और यहां पर ये 4 होते हैं और फिर ये फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। तो 2 फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो आ जाते हैं इसमें एडिपिक। हेक्सेन डायोइक एसिड है, तो यहां पे ऑप्शन होगा 126 में बी ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू।